सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर स्वप्नल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 975वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा मैम। मैम ने BHMS और फिर उसके बाद MD की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में CVM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शरीर रचना विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उनका कैरियर उद्देश्य एक ऐसे संस्थान में कार्य करना है जहां वे निरंतर सीखते हुए अपने ज्ञान और कौशल का विस्तार कर सकें तथा गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल और शिक्षण के माध्यम से संगठन के विकास में योगदान दे सकें। मैम न केवल एक योग शिक्षिका और चिकित्सक हैं, बल्कि पाठ्येतर गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। वे MNH MC एवं RI बीकानेर की विभागीय पत्रिका ऑडिस अफेयर की सह संपादक भी रह चुकी हैं। वे मिशन पोषण अभियान से भी जुड़ी रहीं, जिससे समाज स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान मिला। शोध के क्षेत्र में उन्होंने PCOD में पल्साटिला की भूमिका तथा बाल आयु वर्ग में पीका के मामले पर एक प्रायोगिक अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वे नैदानिक अनुसंधान विधियों तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR में प्रमाणित और प्रशिक्षित हैं। डॉक्टर दीप्ति शर्मा मैम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और होम्योपैथी को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। समर्पण, ज्ञान और संवेदनशीलता के साथ वे एक सफल चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षिका के रूप में भी निरंतर योगदान दे रही हैं। अब मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। आप शुरू कर सकते हैं अब। ओके, एंड माय स्क्रीन, मेरा यस मैम, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम, यस मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके। तो नमस्कार। आज मैं बात करूंगी लेंथेनाइट्स के बारे में, जो कि पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो उससे पहले कि मैं लेंथेनाइट्स के बारे में बात करूं या लेंथेनाइट्स को इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले मैं पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि पीरियोडिक टेबल का होम्योपैथी से क्या संबंध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होती है वो एक टेबुलर अरेंजमेंट है, मतलब एक टेबल के फॉर्म में अरेंजमेंट है जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि अपने एटॉमिक नंबर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ये अरेंज्ड है। तो क्या हुआ था, हम लोगों के एलिमेंट्स जो थे वो फाउंड तो हो चुके थे, दे वर फाउंड, पर उनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई थी। उनके बारे में हम लोगों को ये नहीं पता था कि उनको अरेंज कैसे करें, इनके बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे ये अरेंज हो सकते हैं या कैसे कैसे हम लोग इनको देख सकते हैं, है ना। इसी वक्त एक केमिस्ट थे, डिमिट्री मेंडलीव। तो हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको। तो ये मेंडलीव सर ने क्या किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है हर 8वें केमिकल पे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो रही है। अब हर 8वां एलिमेंट कैसे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो हर एक जो 8वां एलिमेंट है उस पे वो प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये हम लोगों को पता चला, मतलब मेंडलीव ने ये नोटिस किया, है ना। तो उन्होंने ये क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में इसको अरेंज करना शुरू किया। तो जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल आई, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती थी। पर जब वो अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक
जगह पर आकर वो रुके और उन्होंने देखा कि यहाँ पर शायद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक मिले नहीं हैं, पर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें आएंगी। तो उन्होंने ये देखा, तो सही पैटर्न उनको नजर आया, तभी उन्होंने मतलब इसको पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। पर उनको ऐसा लगा, जब वो 6th रो पे पहुंचे तब उनको ऐसा लगा कि अभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज अभी फाउंड नहीं हुई हैं, और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग भी वहां पे कुछ तो लैकिंग था। पर उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्ट करी। बाद में जब और भी ज्यादा रिसर्चेस हुई, अर्थ के क्रस्ट को खुदेरा गया, तो हम लोगों को मिले बहुत सारे और एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो थे वो थे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स जो थे वो 3rd कॉलम में 6th रो में आए, और जो एक्टिनाइड्स थे वो 3rd कॉलम में 7th रो में आए, है ना। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लैंथेनाइड्स के बारे में बात करेंगे इनमें से। तो लैंथेनाइड्स जो है वो उन 2 रो में से एक है, जो कि पीरियोडिक टेबल के हमें नीचे दिखाई देती है। द 2 rows बिलो द मेन टेबल आर द स्पेशल ट्रांजिशन मेटल्स। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जानी जाती है। तो लैंथेनाइड्स वो 15 सिल्वरी सॉफ्ट मटेरियल है, जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक है, और ये स्टार्ट होते हैं लैंथेनम से ल्यूटियम तक। तो लैंथेनम से ही लैंथेनाइड्स नाम इसका पड़ा है। जैसे एक्टिनाइड्स का एक्टिनाइन से पड़ा है, ऐसे ही लैंथेनाइड्स का लैंथेनम से पड़ा है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर 57 है। और एटॉमिक नंबर 71 जो है वो ल्यूटेटियम है। और इनको हम रेयर अर्थ्स कहते हैं। अब रेयर अर्थ जो है वो एक मिसनोमर है, एक मतलब ऐसी चीज है कि कहा तो इसको रेयर जाता है, बट अर्थ के क्रस्ट में ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि जो एटॉमिक शेल्स होते हैं, जो सब सेल्स होते हैं, वो S, P, D और F में विभाजित होते हैं। तो F में ऑलमोस्ट 14 जो है वो ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। जैसे S में 2 चाहिए होते हैं, ऐसे ही F में 14 के लगभग चाहिए होते हैं, है ना। तो अब ये जो लैंथेनाइड्स हैं वो S में होने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा है, और इनका हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि MRI में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन भी बनाते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो जो लैंथेनाइड्स होते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहे जाते हैं। ये सिल्वर मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, और ये अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो +3 आयंस की स्टेबल फॉर्म में भी मिलते हैं। द लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो 4f ऑर्बिट में को वो पूरा कर रहे हैं, और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में कहाँ पे काम आ रहे हैं? जैसे कि हमारी टीवी स्क्रीन जो होती है, टीवी स्क्रीन में ये प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स में प्रेजेंट रहता है। हमारे जो सिरेमिक ग्लासेस होते हैं उनको कलर करने के लिए, जो अलॉयज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और हमारा ही ऐसी मशीन्स में सारी जगह पर ये सारे एलिमेंट्स हैं वो यूज होते हैं। तो बेसिकली ये रेयर एलिमेंट्स जो हैं, जो रेयर अर्थ क्रस्ट एलिमेंट्स है, वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई हद तक अभी बहुत ज्यादा प्रभावित है, या बहुत ज्यादा एक्शन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नीड में आ रहे हैं। ठीक है। तो अब पीरियोडिक टेबल और होम्योपैथी की बात करें, तो जैसे कि डिमिट्री मेंडलीव ने ये नोटिस किया कि हर 8th एलिमेंट पे जो है उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो रही हैं, ऐसे ही होम्योपैथी में स्कॉल्टन सर ने, डॉक्टर जॉन स्कॉल्टन ने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दिया, जब उन्होंने नोटिस किया कि जो केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट का, वही कहीं ना कहीं उनके मेंटल और इमोशनल थीम को भी रिलेट कर रहा है। तो उन्होंने, क्योंकि वो एक केमिस्ट होने के साथ साथ एक होम्योपैथ भी थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें नोट करी कि
जो केमिकल बिहेवियर है एलिमेंट का, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें या फिर वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई कर रहे हैं, किस रो में, किस कॉलम में, उसके बेसिस पे हम लोगों को उन्होंने बहुत सारे थीम्स डिवाइड किए कॉलम और रो के अकॉर्डिंग। और उन्होंने ऐसी रेमेडीज दी जो हम लोग इमोशनल या मेंटल थीम पे हम लोग दे सके। He translated the language of chemistry into the language of homeopathic materia medica। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज को उन्होंने मटेरिया मेडिका की लैंग्वेज में एक तब्दील किया, उन्होंने बताया। अब जैसे कि डिमिट्री मेंडलीव ने क्या कहा कि उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पे कुछ तो बाकी है जो मतलब अभी तक पूरा नहीं है ना, और उसकी खोज अभी बाकी है। ऐसे ही अगर हम बात करें होम्योपैथी में पीरियोडिक टेबल की, तो यहाँ पर भी हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका लैंथेनाइड्स, अगर उनका ड्रग प्रूविंग नहीं भी हुआ है तो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब उनका मेन थीम क्या होगा या मेन उनका एक्शन क्या होगा उनकी पोजीशनिंग की वजह से, है ना। अब ये पोजीशनिंग पे क्या डिपेंड करता है, तो जैसा कि मैंने बताया, हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पे, मतलब जहां वो मीट कर रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट है। तो वो उस थीम के अकॉर्डिंग या उस मेंटल प्लेन के अकॉर्डिंग उसमें सब डिवाइडेड है या उस थीम में कैटेगराइज्ड है। ठीक है। अब उस कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग उसका जो है मेंटल प्लेन लाई करता है और उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मिनरल किंगडम की रेमेडी का पेशेंट है तो हम लोग पीरियोडिक टेबल की हेल्प से उसका जो मेडिसिन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब लैंथेनाइड्स जो है वो, जैसा मैंने बताया, 15 केमिकल एलिमेंट हैं, और वो ऐसे अकेले भी और अलोंग विद देयर सॉल्ट्स, मतलब जैसे कि हमारे होम्योपैथी में अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर भी अलग अलग सॉल्ट्स बनते हैं, और अलग अलग सॉल्ट्स मतलब मिनरल किंगडम में जैसे कि नाइट्रम्यूर, काली म्यूर, काली फॉस, ऐसे अलग अलग जो है एलिमेंट्स हम लोग मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट और उनके सॉल्ट जो है मिलाकर हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही लेंथेनाइड्स में भी वो पर्टिकुलर एलिमेंट का भी मेडिसिन हो सकता है, और उसके साथ साथ कोई एनायन उसमें मिल जाए तो वो भी एक एलिमेंट फॉर्म करता है और एक होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो फॉर्म कर सकता है। तो पीरियोडिक टेबल की जो रेमेडीज हैं या जो मिनरल किंगडम की रेमेडीज हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताया था जॉन स्कॉल्टन ने। पर जो लैंथेनाइड्स हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया हमें रॉबर्ट्स मुन्स सर ने। जो रॉबर्ट्स मुन्स सर थे उन्होंने पहली बार लैंथेनाइड से कोई मेडिसिन बनाने की सोची और मेडिसिन बनाई। इसके बाद जॉन स्कॉल्टर सर ने ही उसके उसके बारे में आगे स्टडी करी और उसके बारे में आगे और जानकारी करी कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें हम लोगों की पैथी में मिसिंग है या हम लोगों की रेमेडीज में मिसिंग है जो कि इसमें आ सकती हैं। और लैंथेनाइड्स जो रेमेडी है वो पर्टिकुलरली न्यू रेमेडीज हैं। ये हैनीमैन सर के टाइम पर नहीं थी क्योंकि ये एलिमेंट्स ही उस टाइम पे नहीं थे। तो ये पर्टिकुलर न्यू रेमेडीज जो हैं वो 10 से 15 साल के बीच में ही हमारे बीच में आई हैं। So, lanthanides are a group of 15 chemical elements which together with their salts have come to be used in the last decade as homeopathic remedy। तो लास्ट के 10 से 15 साल के बीच में ही ये यूज में आई हैं। और the effective introduction of lanthanides and their salts into the clinical use as homeopathic remedies was based on the idea of John Scalton to relate their physico-chemical properties shown in the periodic table of elements and their homeopathic potential। तो जैसे कि मैंने बताया कि जॉन स्कॉल्टन सर ने जो होम्योपैथिक पोटेंशियल है मिनरल किंगडम में वो उन्होंने बताया था, और लैंथेनाइड्स और उनके सॉल्ट की मेडिसिन जो है पहली बार रॉबर्ट मुन्स सर ने बनाई थी, और ये नई रेमेडीज है। इसके बाद हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल और उनकी रेमेडीज जो हैं वो अलग अलग थीम पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे फर्स्ट रो जो है, जो हाइड्रोजन और हीलियम वाली रो है, वो डिपेंड कर उसका मेन थीम क्या होता है, मेन इमोशनल प्लेन क्या होता है कि उसका एग्जिस्टेंस और इनकारनेशन, मतलब अभी अभी पैदा हुआ बच्चा का जो मतलब पैदा हुआ भी नहीं कह सकते, वूम में जो बच्चा है या जो इसका
अभी अभी आइडेंटिटी मिली है, मतलब अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है, अभी अभी एग्जिस्टेंस आया है, वो आता था फर्स्ट रो में। सेकंड रो जो लिथियम और नियॉन वाला था, वो क्या था, बच्चा जब पैदा होता है माँ के वूम से निकल रहा है, तो वो क्या होगा, सेपरेशन। सेपरेशन और आइडेंटिटी डेवलपमेंट सेकंड रो का थीम था, सेकंड रो का इमोशनल प्लेन था। ऐसे ही थर्ड रो जो सोडियम और आर्गन की थी, वो चाइल्डहुड, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड था कि अब वो सेपरेट हो चुका है और अब वो बच्चा है, अब उसकी नई आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। फोर्थ रो जो था, वो था सिक्योरिटी, वर्क और स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कि मतलब अब वो चाइल्डहुड से बड़ा होने लगा है, अब बड़े होते होते टीनेज में जब वो आया, तब उसको सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, उसको वर्क के बारे में सोचना है, उसको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अगर वो लेट टीनेज तक जाए तो। फिफ्थ रो में क्या था, क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस उनको उसको दिखानी थी। सिक्स्थ रो में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप बतानी थी। सेवेंथ रो जो कि यूरेनियम सीरीज थी, वो कॉलेप्स और लेटिंग गो की सीरीज थी। तो हमारी जो लैंथेनाइट्स हैं वो सिक्स्थ रो में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, है ना, सिक्स्थ रो के थर्ड कॉलम में राइट लाई कर रहे हैं। तो सिक्स्थ रो जो है वो गोल्ड सीरीज है। गोल्ड सीरीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप की सीरीज है। पर क्योंकि ये थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप ये चाहता तो है, पर किसके ऊपर, ये गोल्ड सीरीज जो है वो कहती है कि मुझे लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पूरे वर्ल्ड के ऊपर मेरे को पावर दिखानी है। पर ये जो लैंथेनाइट्स हैं, वो कहाँ पर चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप, वो अपने खुद के अंदर चाहते हैं, वो अपने खुद के अंदर ढूंढ रहे हैं ये सारी चीजें। क्योंकि रो के साथ साथ कॉलम का भी कुछ ना कुछ एक्शन है, और ये स्टार्टिंग के कॉलम्स में ही आ रहे हैं लैंथेनाइट्स। अब अगर हम कॉलम की बात करें, तो कॉलम की भी अलग अलग डेपिक्शन है। जो फर्स्ट कॉलम है, वो क्या बोलता है, टोटल डिपेंडेंस, उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टोटली वो डिपेंडेंट है। सेकंड जो है, वो सपोर्ट की नीड रखता है, जैसे कि कोई इन्फेंट सपोर्ट की नीड रखता है, वो अभी तक कुछ भी नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से अपनी माँ पे डिपेंड करता है, एक इन्फेंट, या अपने गार्जियन पे डिपेंड करता है। थर्ड रो जो है वो डाउट अबाउट कैपेसिटी, डिजायर फॉर स्ट्रक्चर रहता है। तो उसके सेल्फ डाउट रहता है, उसको स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर की वो डिजायर करता है। तो मैंने बताया था वो थर्ड कॉलम में है लैंथेनाइट्स, और हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा था। तो थर्ड कॉलम जो है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, डाउट अबाउट कैपेसिटी, डिजायर फॉर स्ट्रक्चर। अब देखिए, गोल्ड सीरीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप चाह रहा है, और थर्ड रो जो है वो डाउट अबाउट कैपेसिटी है और डिजायर कर रहा है स्ट्रक्चर की। तो यहां पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ डिपिक्शन, कि भाई जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप है वो मुझे खुद में चाहिए। ठीक है, फोर्थ रो बताता है सेल्फ क्वेश्चनिंग अबाउट एबिलिटी। फिफ्थ रो जो है वो रेडी तो है, पर अभी झिझकता है। जो सिक्स्थ रो है, वो चैलेंज फेस करना चाहता है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, प्रूव करना चाहता है वर्ल्ड के सामने। ठीक है, इसके बाद सिक्स सेवेंथ रो जो है वो ओवरवेल्म्ड है, डिजायर फॉर परफेक्शन है, मतलब वो इमोशंस के लिए ओवरवेल्म्ड है, वो फिजिकल प्लेन पे ओवरवेल्म है, मतलब ओवरवेलमिंग जो है वो उसके अंदर रहता है। एट्थ रो में, जो एट्थ कॉलम में आई मीन, जो है वो एक्सट्रीम प्रेशर नियर ब्रेकडाउन वाली स्टेज है ये। नाइन्थ जो कॉलम है वो नियर परफेक्शन एफर्टफुल। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे कॉलम जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है, वो सारा थीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे कि कोई कहानी किसी की लाइफ की जो बंध रही हो। हमने गॉसियन कर्व के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें बिगनिंग के बाद पीक आती है, पीक के बाद फिर डिक्लाइन आता है और एंड हो जाता है। ऐसे ही कॉलम्स और रो का भी चलता है, बिगनिंग फिर पीक पे जाएगा, धीरे धीरे की राइज करके पीक पे जाएगा, और उसके बाद डिक्लाइन करेगा, और उसके बाद एंडिंग आ जाएगी। जैसे कि नॉर्मल कर्व होता है, अगर हम रिसर्च की बात करें तो नॉर्मल कर्व जैसे होता है गॉसियन कर्व, वैसे ही ये रोज और कॉलम का भी कर्व रहता है। सो नाइन्थ वाला नियर परफेक्शन और एफर्टफुल रहता है। टेंथ वाले कॉलम में क्या है, कॉन्फिडेंस और पीक सक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेंथ कॉलम में आया पीक,
मतलब यहाँ पर वो परफेक्शन हो चुका है और सक्सेस की पूरी चरम पर है। 11th जो होता है वो प्रिजर्वेशन और डिफेंस के लिए बात करता है। 12th कॉलम में अलर्ट, प्रोटेक्टिंग व्हाट वाज अचीव्ड उसके बारे में वो सोचता है, वो प्रोटेक्टिंग चाहता है, अलर्ट रहता है, और क्या अचीव हुआ उसकी लाइफ में, क्या खोया क्या पाया, वो वहां पे देखता है। वहीं उसके बाद अब ये डिक्लाइनिंग का फेज आने लगता है। पीक के बाद अब ये डिक्लाइन करेगा। अब डिक्लाइनिंग में वो अपने आप को प्रूव करते करते थक गया है, और उसके बाद वो अब नहीं चाहता कि और कुछ चाहे, वो मतलब वो हार मानने की कगार पर है। और इसके अगले ही रो में जो है वो हार मान चुका है। वो 14th कॉलम तक जब आएगा तब वो हार मान चुका है। 15th में वो उसके बारे में सोच सोच कर वो सैड है, वो टूटने लगा है। 16th में वो सोचता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। 17th में वो फाइनल डिसोल्यूशन करके वो भागना चाहता है। और 18 में कंप्लीट डिटैचमेंट है, आइसोलेशन है, रेस्ट है। वो एंड वाली स्टेज, वो वाली स्टेज जहां पे सेनिलिटी वाली स्टेज जो है वो है कॉलम 18 की। ठीक है, कमिंग बैक कि लेंथनाइट्स कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। लेंथनाइट्स है यहाँ पर, कहाँ पर, थर्ड कॉलम में, सिक्स्थ रो में। ये सिक्स्थ रो जो है ये गोल्ड की रो है, और ये थर्ड कॉलम में सिक्स्थ रो में लाई कर रहे हैं। ये बहुत सारे हम लोगों को देख, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये बहुत सारे हैं नंबर में। ये लैंथनम से ल्यूटियम तक ये लाई करते हैं। अब जैसा ये कॉलम और रो की बात करें, थर्ड कॉलम और सिक्स्थ रो की बात करें, तो क्या मैंने बताया था कि ये अपने अंदर चेंजेस चाहते हैं। ये अपने आप को अपने आप के लिए चाहते हैं, वो अपने माइंड में खुद की क्लैरिटी चाह रहे होते हैं। वो अपने आप को बाहरी जो दीवारें हैं उनको तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं। पर ये सारी चीजें अपने लिए वो करना चाहते हैं। वो जो ऑटोनॉमी है, मतलब मेरा मुझके मेरे ऊपर अधिकार क्या है, वो सारी चीजें जो है वो इसका मेन आइडिया या मेन थीम रहता है कि आइडिया ऑफ इनर ऑटोनॉमी। लैंथेनाइट्स जो है थर्ड कॉलम में सिक्स्थ रो में लाई करते हैं, और ये डेवलपिंग ऑटोनॉमी को डिपिक्ट करते हैं। ये अपने खुद के डिसीजन और अपने खुद की जो इच्छाएं और अपनी खुद की जो कैपेसिटीज है उनको दिखाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने खुद के अंदर जो है क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। वो अपने आप को ब्रेक करना चाहते हैं, वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं जो भी बाहरी दीवारें हैं उनसे। वो अपने अंदर अपनी खुद के लिए वो आगे और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और वो मीनिंगफुल गोल्स, कि मैं कुछ अच्छा करूं और उसका कुछ मीनिंग हो। वो अपने खुद के गिफ्ट्स को, जैसा कि मैंने बताया, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो मतलब वो अपने इनर टैलेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसलिए इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये अपने अंदर ही खुद में खोज रहा है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, और मैं मेरे मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या है जो कुछ मीनिंग रखता है। तो या मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारी चीजें जो हैं वो आती हैं लैंथनाइट्स में। ये इसका मेन थीम रहता है। तो कौन से वो लोग हैं या फिर कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें लैंथनाइट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। वो पीपल या वो कंडीशन जिसमें जो इंसान ऐसा महसूस कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्टक है लाइफ में, कहीं ना कहीं वो रुक चुका है, वो अपने अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, और साथ के साथ वो सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ पर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं, और मैं उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आगे क्या करूं कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूं, या मैं अपने लिए जीऊं, या फिर मैं बाहरी दीवारों को तोड़ूं। मैं कहीं ना फंस चुका हूं, है ना। मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर
मैं पूरी तरीके से अपने आप को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहा, या अपने आप को ही मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा, अपने आप को ही मैं फ्री महसूस नहीं कर पा रहा। तो ये सारे जो थीम है ना, ये सारे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रिलेट करते हुए ये लैंथनाइट्स के थीम रहते हैं, कि वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि वो एक जगह पे रुका हुआ है, और वो बाहरी जो लिमिटेशंस है उनसे घिरा हुआ है। तो वो चाहता है कि वो फ्रीडम उसको मिले, उसको कंट्रोल से ना छुटकारा मिले, वो बाउंड्रीज को ब्रेक कर सके और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके। वो खुद से ही लड़ाई कर रहा है, द सेल्फ इज देयर बैटल फील्ड। मतलब वो उसकी जो लड़ाई है ना वो खुद से है। ठीक है। इसी तरीके की डिजीजेस जो हैं वो ये लेंथनाइट्स जो हैं वो ठीक करते हैं। मतलब कैसी डिजीज जहां पे खुद की लड़ाई हो, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, या फिर डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये लेंथनाइट्स जो है लेंथनाइट्स की तरफ डेपिक्ट करते हैं, या लेंथनाइट्स को की तरफ हमें मोड़ते हैं, कि हाँ हम लेंथनाइट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो कौन से डिसऑर्डर्स? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व द बॉडी अटैकिंग इटसेल्फ। तो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो इंसान है वो अपने खुद के एक्सप्रेशन से वो लड़ाई कर रहा है, तो मतलब उसका खुद का शरीर जो है वो उसका बैटल फील्ड है। पर क्यों ऐसे ही मतलब लैंथेनाइट्स ही क्यों, और लैंथेनाइट्स ऑटो इम्यून में ही क्यों? तो वो, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में जाना था कि वो 4f इलेक्ट्रॉन शेल में वो एंटर कर रहे हैं। मतलब जो एफ शेल है, सब शेल है, वो उसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो सब शेल है वो क्या डिपिक्ट करता है? वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपिक्ट करता है, और मैंने जैसा बताया था वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें हैं। ठीक है। तो ये गोल्ड सीरीज में होते हुए भी उससे बहुत ज्यादा अलग है। कैसे अलग है? नहीं, वो थीम में अलग नहीं है। वो कैसे अलग है? मैंने जैसा पहले बोला कि उनकी बैटल फील्ड वो खुद है। गोल्ड सीरीज के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मास्टरी चाहते हैं दूसरों के ऊपर। वो जो है पावर दिखाना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों की लीडरशिप करना चाहते हैं। वो उस प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो पावरफुल हो, उनमें पूरी मतलब पूरा ऊपर वाले जो लोग रहते हैं जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह, जो पूरा डिसाइड करते हैं कि आगे उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, या फिर जो कंपनी में सबसे ऊपर वाले लेवल पर होते हैं, वो सारे लोग आते हैं गोल्ड सीरीज में। वहीं लैंथेनाइट्स जो हैं वो इसमें क्या चाहते हैं? पावर तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कंट्रोल चाहते हैं, पर वो किसके ऊपर चाहते हैं? वो खुद के ऊपर चाहते हैं। So, the Antonites do not fit into the theme of power over others seen in the gold series. They are about the mastery of the self. तो वो mastery किस पे चाहते हैं? वो खुद पे चाहते हैं। तो गोल्ड जो दिखाता है वो पावर ओवर अदर्स दिखाता है, और लैंथनाइट जो है वो पावर ओवर सेल्फ को डिपिक्ट करता है। लैंथनाइट्स उन पीपल पे वर्क करता है, उन लोगों पे वर्क करता है जो खुद से लड़ाई कर रहे हैं, जो अंदर उनमें खुद में कॉन्फ्लिक्ट है, या उनमें सेल्फ अटैकिंग टेंडेंसीज हैं, मतलब खुद को ही हार्म करने की टेंडेंसीज हैं, या खुद को ही आगे बढ़ाने की टेंडेंसीज हैं। और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ, पर मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं यहीं की यहीं रह जाऊंगा? क्या मैं इन दीवारों को ब्रेक कर सकता हूँ? ऑटोइम्यून डिजीजेस आर द बॉडी अटैकिंग इट्स ओन टिश्यूज। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस भी वही हैं कि वो अपने खुद के टिश्यूज, अपने खुद के सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो खुद के सेल्फ को हार्मिंग टेंडेंसीज भी हैं, और सेल्फ को डेवलपिंग टेंडेंसीज भी हम लोगों को लैंथनाइट्स में देखने को मिलती है। इसके कोर फीलिंग्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल की सारी जो चीजें हैं वो सारे क्या हैं? वो कोई ना कोई थीम डिपिक्ट कर रहे हैं, वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्लेन को डिपिक्ट कर रहे हैं।
तो इसकी कोर फीलिंग्स क्या है, जो लैंथेनाइट के लोग हैं उनकी कोर फीलिंग्स क्या है, कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, या मैं अपना, मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, मैं कुछ कर तो सकता हूँ, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ अच्छा करना तो चाहता हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे खुद से ही खुद को आजाद करने की जरूरत है। मुझ में कोई ना कोई टैलेंट तो है, पर मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं अपने आप को यहाँ की यहाँ फंसा हुआ पा रहा हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं कहीं ना कहीं अंदर अपने आप में ही उलझ के रह जा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ का, अपनी खुद के साथ कंट्रोल चाहता हूँ, पर मैं अपने आप में ही उलझ के रह जा रहा हूँ। ना तो मैं दुनिया को दिखा पा रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ना तो मैं खुद को दिखा पा रहा हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं क्यों दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग वर्क करूं? मैं खुद को भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये सारी कोर फीलिंग्स जो हैं, जो कि आज के जमाने में हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, ये फीलिंग्स जो है हम लोगों को इस लैंथेनाइड सीरीज में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक जो है बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स रहते हैं, जो कि कॉलम्स जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका थीम जो है वो बढ़ता है। मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बताया कि थर्ड कॉलम से 80, सॉरी फर्स्ट कॉलम से 18th कॉलम तक क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो लैंथेनाइट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल से नीचे रखे जाते हैं, और ये थर्ड कॉलम से स्टार्ट है, मतलब स्टेज 3 से स्टार्ट है, और 17 स्टेज तक ये जाते हैं। ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट है लैंथेनम। लैंथेनम क्या दिखाता है, कि वही सबसे पहली चीज की उसको कंफ्यूजन है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और वो नहीं कर पाता है स्टार्ट। दूसरा है सीरियम। सीरियम स्टेज 4 को डिपिक्ट करता है। यहाँ पे भी वही गॉसियन कर्व जो है वो यहाँ पर रहेगा, कि यहाँ पे बिगिन हुआ, यहाँ से फिर वो राइज किया, पीक पे जाएगा, फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगा, और एंड। तो जैसा कि नॉर्मल ही हर कॉलम में रहता है, ऐसा ही लैंथेनम वाले कॉलम्स में, लैंथेनाइट्स वाले कॉलम में भी सेम रहेगा। जैसे सीरियम की बात करें तो वो स्टेज 4 को डिपिक्ट कर रहा है। वो प्लान्स बनाता है, पर कंटिन्यूअसली उसको चेंज करता रहता है। मतलब उसकी बिगिनिंग तो आ रही है, पर वो अनस्टेबल है। मतलब जो बोलते हैं ना, चंचल मन है पर विचलित भी है। तो वो सारा जो रहता है वो सीरियम में रहता है। इसके नेक्स्ट है श्रेयोडिनियम। तो ये क्या है, स्टेज 5 को डिपिक्ट कर रहा है। ये क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो अटेम्प्ट भी करता है, आगे बढ़ता भी है, पर उसके बाद तुरंत ही 2 स्टेप पीछे ले लेता है। मतलब आगे वो बढ़ेगा, आगे वो, उसमें इससे पहले में क्या था, अनस्टेबल बिगनिंग थी, और उसके बाद मतलब वो अपना मन चंचल है और वो बार बार चेंज कर रहा था। अभी यहाँ पे क्या होगा, वो काम करेगा, काम में आगे भी बढ़ेगा, और उसके बाद वापस से वो 2 कदम पीछे ले लेगा, 2 कदम आगे लिए तो 2 कदम पीछे भी लेगा। नियोडायमियम जो होता है वो स्टेज 6 को डिपिक्ट कर रहा है। एंजाइटी है इसमें विद न्यू चैलेंजेस। मतलब इसमें है कि करो या मरो, सिंक और स्विम। अब इसमें क्या है, कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि नियोडायमियम जो होता है उसमें क्या रहता है, उसके फादर, मतलब उसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या उसके जो गार्जियन रहते हैं, वो क्या रहते हैं, वो काफी डेंजरस या काफी स्ट्रांग उनका इन्फ्लुएंस रहता है, कि वो क्या करेंगे उनको नहीं पता है ना। ऐसे ही इनके बच्चों के ऊपर भी वो ये करते हैं, कि करो या मरो, या तो करो या तो फिर बिल्कुल ही मत करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं करो। तो यही वो अपने बच्चे के ऊपर भी डाल रहे होते हैं। तो क्या रहता है इसमें, कि मुझे बहुत सारा काम करना है, पर मुझे करना है, मैं इसकी प्लानिंग तो कर लूं पूरी, पर नहीं, प्लानिंग पूरी करने से पहले उसको उस आग में
कुदा दिया जाता है। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। तो यहाँ पर उसके मन में क्या रह रहा है, उसके मन में यही रह रहा है, मैं एक्सटर्नल बाउंड्री ब्रेक करना चाहता हूँ पर मुझे बार बार ढकेल दिया जाता है कि भाई तुझे करना ही है, अब तुझे ही करना है और किसको करना है, ऐसा। ऐसे ही प्रोमीथियम जो है वो स्टेज 7 को डिफेक्ट कर रहा है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको टीम सपोर्ट चाहिए होता है, वो नॉलेज से कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब वो अपने पोटेंशियल जो है वो धीरे 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 करके वो पहचान रहा है, पर उसको अभी भी क्या है कि सपोर्ट की जरूरत तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पोटेंशियल पहचान रहा है तो अपने आप एक्ट कर लेगा, अभी भी उसको चाहिए कि उसके पीछे कोई खड़ा हो तो वो कुछ कर सकता है, वो अपनी नॉलेज अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद आता है समेरियम, जो स्टेज 8 है, जो कि अपनी अ, खुद को चैलेंजेस देना चाह रहा है, वो अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। वो कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे स्टेज पे लाकर रखेगा अपने आप को कि वो सिंक और स्विम वाली जो चीज थी ना कि करो या मरो, जहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा था, यहाँ पे वो अपने आप को लास्ट स्टेज पे लाकर ऐसे टेस्ट करता है कि मतलब कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एकदम इम्पल्स वाला जो चैलेंज होता है ना, वो ये करता है। और जैसे ही वो चैलेंज कंप्लीट हो गया, वो चैलेंज उसने कंप्लीट कर लिया, वो उस तुरंत ही उससे मूव ऑन कर जाता है। तो ये स्टेज 7 रहता है। इसके बाद आता है यूरोपियन, भी क्या कि मैं जो है बहुत कुछ सहन कर रहा हूँ, है ना, और मुझे अगले सब कुछ अचीव करना करूँ करके। अब यहाँ पे हम लोग स्टेज 10 की बात कर रहे हैं, तो क्या आ गया, ये वो स्टेज आ गई जहां पर परफेक्शन आ चुका है, ये पीक पर जाते हैं। इंडोलेनियम जो होता है, क्या अब मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज़ क्लियर है। हेलो। हाँ ओके। मैम, आपकी आवाज़ तो क्लियर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंडोलेनियम, ओके, तो इंडोलिनियम जो है वो स्टेज 10 पर है। अब जैसा कि स्टेज 10 डिपिक्ट करता है, स्टेज 10 क्या है कि अभी वो पीक पर जाएगा। ठीक है, पीक पर जाने के लिए स्टेज 10 है, मतलब अभी वो टॉप पे पहुंच चुका है ना। तो गैडोलिनियम जो है वो परफेक्शन या फिनिश टचेस दे रहा है, और अगर उसको अप्रिशिएट ना किया जाए तो वो सेंसिटिव हो जाता है ना। ये सारी चीजें उसको लगता है उसने ये सारी, सो गैडोलिनियम जो है वो ऊपर पीक पे पहुंच चुका है, और अगर उसको अप्रिशिएट ना किया जाए परफेक्टली तो वो क्या, मतलब वो सेंसिटिव फील करता है उसके लिए। अब स्टेज 11 की बात करें, टर्बियम की, तो अब ये पीक से क्या होगा, अब पीक पर है, 10 और 11 जो है वो पीक पर है और धीरे धीरे करके डिक्लाइन पर आएंगे। तो टर्बियम जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है इनसाइड, पर एक्सटर्नली उसको ब्लॉक किया जा रहा है, एक्सटर्नली वो अभी भी फील कर रहा है कि वो स्टक है। इसके बाद डिस्प्रोसियम जो है वो स्टेज 12 को डिपिक्ट कर रहा है, जहां पे फीलिंग ऑफ स्लिपिंग कैपेसिटी रहता है। व्हाट वाज इजी नाउ टेक्स एफर्ट, कि मतलब अभी तक जो इजी उसको लग, तो अभी तक जो उसको इजी लग रहा था उसके लिए उसको अब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जब हम हॉल्मियम की बात करते हैं जो स्टेज 13 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्पररी इंप्रूवमेंट है, उसके बाद डिक्लाइन है। तो अभी हम 10 स्टेज पे जब पहुंचे तो हम लोग पीक पर थे, और उसके बाद हम धीरे 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 क्या है, डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो डिस्प्रोसियम जो है कि अब उसको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग स्लिपिंग कैपेसिटी, व्हाट वाज इजी नाउ टेक्स एफर्ट, और हुल्मियम तक वो ऐसा क्या कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, टेम्पररी इंप्रूवमेंट है, और उसके बाद जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। एल्बियम जो है स्टेज 14, उसमें ऐसा लगता है वही जैसे स्टेज 14 की टेंडेंसी थी कि एम्प्टीनेस लगता है, गोइंग थ्रू मोशंस, लॉस ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब उसको अब कुछ भी
प्रभावित नहीं कर रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर चलो ठीक है जो हो रहा है होने दो, है ना। ऐसा करके उसके जो मूड्स हैं वो काफी तरीके से चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि थैलियम की जो होती है, थैलियम जो होता है वो स्टेज 15 की है होता है। और इसमें सेंटिमेंटल नॉस्टैल्जिया, क्लिंगिंग टू पास्ट पॉसिबिलिटीज की क्या क्या कर सकता था पहले, वो सारी चीजें उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज थी या क्या चेंजेस थे, उसके ऊपर वो अपना सारा वक्त बर्बाद करता है। आगे की तरफ का ना सोच के वो पीछे की तरफ का ही सोचता रह जाता है। इसके बाद यटरबियम जो है वो स्टेज 16 की होता है, और पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी। मतलब उसको ऐसा पता है कि वो ये कर सकता है, पर ये सिर्फ वो अपने मन में ही कर रहा है, मतलब असलियत में वो नहीं कर सकता। वो उसको ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीजें कर सकता है। मतलब अगर ऐसा होता ना तो मैं ऐसा कर लेता, मतलब ख्याली पुलाव वाला जो स्टेज होता है वो स्टेज 16 है। एंड फिर लास्ट जो लिथियम है वो क्या करता है, ये इसमें सारी चीजें जो है, सारा होप निकल चुका है, वही डिक्लाइन वाला जो फेज था वो अब एंड की तरफ बढ़ चुका है। अभी पूरा एंड होने से पहले बहुत ज्यादा वो रेजिस्ट करता है, बहुत ज्यादा वो अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करता है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता। तो ऐसे स्टेज 3 से स्टेज 17 तक, ये बिगनिंग से पूरा पीक तक जाएगा, फिर डिक्लाइन करेगा, और एंड तक आने तक का जो स्टेज जो नॉर्मली हम लोग पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स में देखते हैं, वो हमें लैंथेनाइट सीरीज में भी देखने को मिलता है, लैंथेनम से ल्यूटिटिनियम तक। अब इसके बाद आता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अ, इसमें एनायंस जो हैं वो भी काफी रोल करते हैं। जैसे कि हम मिनरल ग्रुप के मिनरल किंगडम की बात करें या मिनरल ग्रुप की बात करें, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को, एलिमेंट प्रॉपर भी होता है जैसे कि अर्जेंटम मेटिकल मेटालिकम है ना, स्टेनम मेट है, ऐसे मेटेलिक पूरा उसका प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऐसे भी होते हैं। पर इसके साथ साथ और कैसे होते हैं, नेट्रम म्यूरेटिकम है, कालीफॉस है, ऐसे करके साथ में दो एलिमेंट्स जो हैं, मतलब एक एनायन और एक कैटायन जो है, वो जोड़कर भी एलिमेंट्स को फॉर्म किया जाता है, एक सॉल्ट को फॉर्म किया जाता है। तो उससे भी मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर होती है। ऐसे ही लैंथेनाइड्स में भी सेम रहता है कि लैंथेनाइड्स कैन बी प्रिपेयर इन देयर मेटेलिक फॉर्म ऑल्सो, मतलब वो मेटेलिक फॉर्म में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, पर वो अपने एनायन के साथ भी प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि कुछ मेडिसिन के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, गैडोलिनियम सल्फ्यूरिकम, नियोडाइमियम कार्बोनिकम, सीरियम म्यूरियाटिकम। तो इसमें क्योंकि कैटायन मींस पॉजिटिव, राइट, तो लैंथेनाइड्स जो है वो हाईली पॉजिटिव है, तो इनके साथ जो है एनायन की जरूरत है, जैसे कि क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट, है ना। अब ये क्लोराइड सल्फेट और कार्बोनेट जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, वो मिलकर एक नई पॉसिबिलिटी बनाते हैं, एक नया प्लेन बनाते हैं, और अपने आप में ही एक नया इमोशनल थीम बना लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, लेंथनाइट का जो कॉलम वाला फेस था उसके साथ साथ जो उसके साथ सॉल्ट मिला उसका भी कोई ना कोई प्रभाव उसमें रहता है। तो दोनों स्टेट्स को मिलकर एक नई स्टेट जो है वो बनती है इसमें। जैसे कि कार्बोनिकम जो है वो सेल्फ वर्थ और प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सल्फ्यूरिकम जो है वो ईगो डिजायर फॉर एप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, म्यूरियाटिकम जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्शन और रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग कोई भी लैंथेनाइड जैसे गैडोलिनम है उसको सल्फ्यूरिकम की तरफ जोड़ें, तो इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिलकर पेशेंट की स्टेट जो है वो डिपिक्ट होगी। एलिमेंट्स एंड द सॉल्ट्स व्हेन द एलिमेंटल फॉर्म इज नॉट सफिशिएंट, कि मतलब एलिमेंट अगर अकेले सफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ अगर कोई एनायन मिला दिया जाए तो वो एक नया सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो नया सॉल्ट जो है वो पेशेंट की करंट जो स्टेट है उसको डिपिक्ट करेगा। तो लास्ट में समरी क्या रही कि लैंथेनाइट्स जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या उनकी खुद की बैटलफील्ड क्या है, वो खुद है अपने आप में बैटलफील्ड। मतलब जो सारी
प्रॉब्लम चल रही है, वो उनको खुद के ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ पावर के ऊपर वो सारी बैटल कर रहे हैं, मतलब अपने खुद के ऊपर जो है वो सारी बैटल उनकी चल रही है। तो दे आर रिप्रेजेंट पीपल हु आर फाइटिंग एन इनर बैटल टू एक्सप्रेस देयर ट्रू सेल्फ। तो वो खुद की बैटल खुद के साथ लड़ रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए अंदर से फ्रीडम चाहिए, खुद खुद को खुद से फ्रीडम चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपने खुद के ऊपर मास्टरी कर सके। वो चाहते हैं कि वो ऑटोनॉमी में जा सके, मतलब वो खुद के खुद मालिक बन सके, है ना। और उनको चाहिए कि वो कुछ मीनिंगफुल करे, कुछ पर्पस उनकी लाइफ का हो। पर उनको बाहरी जो दीवारें हैं वो ब्लॉक करती हैं। वो कंफ्यूज्ड फील करते हैं। वो एक जगह रुका हुआ महसूस करते हैं। क्लिनिकली वो कहाँ पे हेल्प करते हैं? जैसा खुद से बैटल की बात करें तो क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिजीजेस में ये सारी चीजें जो लेंथेनाइट्स हैं और लेंथेनाइट्स प्लस सॉल्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस में, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में, लर्निंग डिसऑर्डर्स में, आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी स्ट्रगल्स में, पीपल स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जो लोग खुद के लिए खुद से लड़ रहे हैं, वो सारे जो हैं वो लेंथेनाइट सीरीज के पीपल कहलाएंगे, वो लेंथेनाइट सीरीज के लोग कहलाएंगे। अगर हम आगे इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जॉन स्कर्टन की बुक है सीक्रेट लेंथेनाइट्स। ये मैंने जो है मैंने हालांकि 2 आर्टिकल से ये सारा रीडिंग किया है, बट जॉन स्कॉल्टन की बुक है सीक्रेट लेंथेनाइट्स। उसमें काफी अच्छे से हर एक एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। हालांकि ये इंग्लिश में यहाँ पर इंडिया में काफी कम अवेलेबल है। साथ में लेंथेनाइट रेमेडीज भी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ बहुत कम है जो अवेलेबल हैं। जैसे कि सीरियम ऑक्सैलिकम जो है वो अभी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ ही मेडिसिन है जो लैंथेनाइड ग्रुप की अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ बुक भी अभी कुछ कम ही है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ होम्योपैथी करके एक जर्नल है। उसमें एक बार इश्यू निकला था द लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉर आवर टाइम। तो इस पूरी बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है, लैंथेनाइड्स के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सीक्रेट लैंथेनाइड्स जो है सीरीज, मतलब जो बुक है जॉन स्कॉल्टन की, वो इस वेबसाइट पे क्यूजियोर होम्योपैथी विकी जो है उसमें अवेलेबल है। इसमें हर एक जो एलिमेंट है लेंथेनाइड ग्रुप का उसके बारे में दिया हुआ है कि वो कौन से उसमें है, क्लास में है, कौन से फेज में है, या उसका किंगडम कौन सा है, और उसके बारे में एनालिसिस और उसका पूरा थीम भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर हम फर्दर रीडिंग चाहते हैं या आगे इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम क्योजर होम्योपैथिक विकी के से पढ़ सकते हैं। आज हम लोगों ने लेंथेनाइट्स का ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि लेंथेनाइट सीरीज आखिर क्या कहती है, और लेंथेनाइट सीरीज में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अ, अगर हम लोगों को पर्टिकुलर जो एलिमेंट है इनके बारे में जानना है तो हम लोगों को ये जो मैंने आपको 2 बुक्स बताई हैं उससे मिल सकता है आगे का, या फिर इस वेबसाइट पे मिल सकता है। थैंक यू। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम रेडी टू टेक। तो बेसिकली लेंथेनाइट्स भी पीरियोडिक टेबल जो है उसी का एक पार्ट ही है। तो जो सारी पीरियोडिक टेबल की जो सारी थीम्स हैं या इमोशनल प्लेन्स हैं, मेंटल प्लेन्स हैं, वही सारे लेंथेनाइट्स में भी फॉलो हो रहे हैं। और लेंथेनाइट्स में भी वही सारी चीजें जा रही हैं जैसे कि अलग अलग स्टेजेस में जा रही थी। पर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी कम हुआ है। काफी कम क्यों हुआ है? क्योंकि वैसे भी ये अभी न्यूली फाउंड है, और इनकी रेमेडीज भी 10 to 15 years ही हुए हैं जो अभी मतलब बनी है। हाँ दीप्ति जी, आपने जो लैंथेनाइट्स का अभी चर्चा किया, बहुत ही जी अच्छा आर्टिकल पेपर था आपका। और दूसरी जी। बात कि मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी लैंथेनाइट्स के कितनी दवाइयाँ हम लोगों को होम्योपैथी के अंदर में लागू है। सी लेंथेनाइट्स की बहुत सारी दवाइयां अभी तक आई नहीं है।
इंडिया में नहीं है, बट बाकी कंट्रीज में काफी सारी मेडिसिन जो हैं वो ऑलरेडी मिल रही हैं। इंडिया में अभी तक 3 दवाइयां ही मिल रही हैं। एक सीरियम ग्रुप की है, सीरियम ऑक्सैलिकम, एक नियोबाइडियम है, और एक और है कोई, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम, पर वो भी एक एनायन से ही मिलकर बनी हुई है, और वो भी ऑक्सैलिक एनायन ही है जो उसके साथ मिल रहा है। अच्छा, जो आपने अनायन और कटायन का जिक्र किया, तो हम्म। कटायन का ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज, जैसे नेट्रम म्यूरिटिकम है, तो उसमें म्यूरिटिकम जो है तो कटायन ग्रुप का हो गया, ये ना? नहीं, म्यूरेटिकम जो है वो एनायन ग्रुप का हुआ, और अच्छा। हाँ, नेट्रम जो है वो कैटायन ग्रुप का हुआ। जो तो पॉजिटिव एलिमेंट है वो कैटायन वाले में आया। हाँ, पॉजिटिव तो कटायन। जी जी। यस। तो जो ये म्यूरिटिकम है, जैसे म्यूरिटिकम है, तो म्यूरिटिकम का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा? तो अगर हम एलिमेंट्स जैसे के नेट्रम अकॉर्डिंग देखें। म्यूरिटिकम है, तो ये हम्म। सोडियम और क्लोरीन को मिल करके बना है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। तो हम्म। सोडियम का प्रॉपर्टी एक अलग होगा और हम्म। क्लोराइड का प्रॉपर्टी अलग होगा। तो सोडियम यस। क्लोराइड का दोनों का मिक्स रूप जो हम लोग नेट्रम म्यूरिटिकम में देखते हैं। हम्म। लेकिन जो सोडियम है, और ये सोडियम का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्लोराइड्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। मुझे जी। लगता है कि ये हम तो लोगों के लिए ग्रुप स्टडीज ऑफ रेमेडीज में ये काफी अच्छा मदद करेगा। जी हाँ, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल की हम जब बात करते हैं तो ये तो रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन की ही बात होती है। हाँ, और बहुत वो बढ़िया बताने है के जी। थीम, वो वो किस थीम में है उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, और उसी के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कौन सी थीम में है। तो ऐसे ही जब हम नेट्रम का अलग हम थीम रखेंगे और हम म्यूरियाटिकम का अलग थीम रखेंगे, तो हम उन दोनों थीम को मिलाकर एक नई स्टेट होगी। वो जो नई स्टेट है वो पर्टिकुलर पेशेंट की जो स्टेट है उसको डिपिक्ट करेगा। तो तो वो आप कहाँ पर स्टक है। हाँ, आप एक सेशन, आप अगला सेशन आप कैटायंस का ऊपर में लीजिए। कैटायंस, डिफरेंट कैटायंस है ना। जैसे अभी आपने क्या कहा, कैटायंस में ये एनायंस में म्यूरिटिकम है ना। तो यस। म्यूरिटिकम है, फिर सल्फ्यूरिटिकम है, हम्म। नेट्रम सल्फ, कैली सल्फ, हम्म। नेट्रम म्यूरिटिकम। तो जितने भी म्यूर और सल्फ, ये ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होगा। क्योंकि हम लोगों को ग्रुप स्टडीज ऑफ मैथमेटिका में पढ़ने में, जैसे ये सब जो अपने पीरियोडिक टेबल और लैंथेनाइड्स बताया है, ये बहुत ही हम्म। अच्छा अध्ययन है। क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग एक दवा नहीं, कई एक दवा को एक साथ समझते हैं और दोनों का डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं भी इस पर काम जी। किया हूँ काफी। जी। हाँ, मैं भी इस पर, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि एक रोल जो है, तो आप लोग प्रेजेंटेशंस कीजिए। आप यंगस्टर रोल हैं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा वर्क करें और इस पर एक अध्ययन लेकर के आइए, है ना। तो एक सेशन आप बिल्कुल। तैयार कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा, सो दैट कि वी कैन हैव ए मोर इंटरेक्शंस ऑन दिस। अपने हम लोग दवा को और भी बहुत अच्छा से सीख सकेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। वैसे आपका सेशन आज बहुत ही अच्छा था, थैंक और यू सर। आपने जो अभी चर्चा किया, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और तो कोई सवाल देख नहीं रहे हम लोग। हम लोग इसको फिर सेशन को क्लोज करते हैं। सेशन समय पूरा हो गया आज हम लोग का। हाँ, थैंक तो यू सर। तो फिर से आइए, फटाफट। है ना। फिर मैं आपसे जी। बात करके फिर एक समय ले लूंगा, और आप ठीक। आते रहिए इसी तरह से प्रेजेंटेशन दीजिए। आपका पीरियोडिक टेबल भी बहुत अच्छा था, और क्या कहते हैं, ये अभी लैंथेनाइट्स भी अच्छा है। ये सेकंड सेशन है आपका ना। सर ऐसे तो मैं बहुत सारे सेशन दे चुकी हूँ, बट पीरियोडिक टेबल का ये सेकंड सेशन है। नहीं, हम लोग के फोरम में कितना सेशन लिया है आपने? लगभग 8 से 10 सेशन ले चुकी हूँ मैं अभी ओह, तक। अच्छा अच्छा, तो I बहुत think, बढ़िया हाँ। है, जी बहुत बढ़िया है। जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, दीप्ति जी, हम लोग इसको क्लोज करते हैं आज। और थैंक जी। यू फॉर कमिंग, एंड वी हैंड थैंक ओवर द सेशन टू डॉक्टर धनेश on Dr. Bindu Raj for his English session. So you can start your session now, sir.